नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। हम लोग जहां एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एडुकेटिव पैटर्न पर आधारित मैथ के पिनाकल के जो सेक्शनल मार्क हैं, इनके जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनका बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से सोल्यूशन कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज हमारा मॉक नंबर 19 है। तो इस मॉक के हमारे जो डिफिकल्ट या फिर कह सकते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, इनका हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सोल्यूशन कर रहे होंगे। तो बाकी सभी चीज़ें क्लियर हैं तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने देख रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन है, दे रखा है कि दो लोग सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर मिले। अपनी मुलाकात के बाद उनमें से एक पूर्व दिशा में और एक उत्तर दिशा में गया। दोपहर 12 बजे वे एक दूसरे से ठीक 60 किलोमीटर की दूर थे। धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए यदि उनकी गति के बीच का अंतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब हम मान लेते हैं कि क्या है कि ये मतलब दोपहर 10 बजे क्या है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पर ये मिले। और उसके बाद क्या हुए, 10 बजे ये मिल गए यहाँ पे, और मिलने के बाद एक जो है पूर्व की दिशा में गया और एक उत्तर की दिशा में गया। ठीक है, और क्या है कि ये हमारे पास मान लेते हैं पूर्व दिशा में गया, और एक ये जो है आपके पास दूसरा जो है वो आपके पास इस 10 बजे मिलने के बाद उत्तर की दिशा में चल गया। अब ऐसा चलने के बाद क्या है कि 2 घंटे चले ये। 2 घंटे मतलब क्या है कि 10 से 12 बजे तक टोटल 2 घंटे हो गए। 2 घंटे तक चलते रहे। अब उनके बीच की क्या है कि एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 60 किलोमीटर है। देखिए, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास 60 किलोमीटर है और हमारे पास दे रखा है क्या है कि ये जो है क्या है कि ये हमारे पास क्या है कि लगातार 2 घंटे चलते रहे। ठीक है, और इनके जो गति के बीच का अंतर है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है कि गति के बीच का अंतर है। एक बात बताइए, अगर क्या है कि अगर ये 2 घंटे में क्या है कि इनके बीच की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ये जो 60 किलोमीटर है इनके बीच की 2 घंटे की डिस्टेंस है, तो 1 घंटे में जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो हमारे पास 30 किलोमीटर होगी। हम लोग क्या है कि हमें स्पीड निकालता है कि स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। तो हम लोग क्या है कि 1 घंटे में सभी चीज़ें बना लेते हैं। अब क्या है कि उनकी गति से चलने वाले व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए यदि उनकी गति के बीच का अंतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि क्या है कि ये देखिए 1 घंटे में इनके बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। और क्या है कि एक जो है दूसरे से 1 घंटे में 6 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। यही कहने का मतलब, ये इस लाइन का कहने का मतलब यही है। अगर मान लीजिए ये x किलोमीटर चल रहा है तो यहाँ पे ये x प्लस 6 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे में 6 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। ठीक है, अगर ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा तो आप या तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, या फिर आप ट्रिपलेट गेस करिए। अब ट्रिपलेट में क्या है कि कर्ण का जो कर्ण वाली भुजा है जो आपकी हाइपोटेनस है, ये आपकी क्या है कि 5 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो आप लोगों को एक ट्रिपलेट पता होगा 3 4 5। इसमें क्या है कि 5 का मल्टीपल हो गया क्या, कौन, हाइपोटेनियस। तो अगर यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे 30 आ जाए, तो हम लोग अगर यहाँ पे 6 से गुणा कर दें, अगर यहाँ पे भी हम लोग 6 से गुणा कर दें और यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दें, तो हमारे पास ये 30 बन गया। और इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, 1 को 6 से गुणा करिए तो अंतर भी हमारे पास कितना, 6 किलोमीटर का आ गया। तो कहने का मतलब हमारे पास एक स्पीड 18 किलोमीटर से चल रहा है और दूसरा 24 किलोमीटर चल रहा है। हमें बताना किसकी है, हमें बताना है जो धीमी गति से चल रहा है। तो धीमी गति से चलने वाला कौन हो जाएगा, धीमी गति से चलने वाला 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास ये निकल के आ जाएगा जो हमें बताना था। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और हमारे पास जो ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त अंतः स्थापित है, इंस्क्राइब्ड है। वृत्त में अंतः स्थापित मतलब इंस्क्राइब्ड जो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है क्या है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसमें एक वृत्त है, इंस्क्राइब्ड है। और इस वृत्त में क्या है कि एक जो है स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बाय वन। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर जो है आपका एक सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है ऐसे, और सर्कल के अंदर आपका एक वर्ग इंस्क्राइब्ड है ऐसे। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज की जो साइड है हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं आपके पास 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या है कि ये भी 24 सेंटीमीटर होगी और ये भी 24 सेंटीमीटर होगी। अब आप लोगों को पता होगा ये एक तरह से आपके पास जो है इन सर्कल हो गया, और इन सर्कल की रेडियस होती है जब आपका समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आर बराबर a/2√3। तो यहाँ से a बराबर हमारे पास 24 है, 24/2√3 का कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसे हो जाएगा। ये हमारे पास
12 हो जाएगा, ऊपर से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। और हमारे पास 4√3 जो है ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई। किसकी रेडियस आ गई? ये जो अंदर सर्कल बना है। अब ये बताइए हमको, ये जो अंदर सर्कल है, इस सर्कल में जो अंदर आपका स्क्वायर बना हुआ है, इस सर्कल का जो आपके पास डायमीटर या कह सकते हैं जो व्यास होगा, वही आपके पास जो ये रेक्टेंगल है इसका आपके पास डायगोनल होगा या फिर कह सकते हैं विकर्ण होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके जो यहाँ पे जो सर्कल का डायमीटर है, यही आपके पास यहाँ वर्ग का आपके या फिर कह सकते हैं स्क्वायर का आपके पास डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डायगोनल जो है इसका कह सकते हैं कि ये हमारे पास कितना है 2r। अगर डायगोनल आपके पास 2r है, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या है कि रेडियस का दोगुना आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियस का दोगुना हमारे पास इस डायगोनल की डिस्टेंस आ जाएगी जो आपके पास वर्ग की डायगोनल है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणे हमारे पास क्या है कि रेडियस 4√3 है, तो हमारे पास ये जो डायगोनल आ गया 8√3 आ गया। अब हमारे पास जो अंतः स्थापित वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास हो जाता है एरिया बराबर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपके पास इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा, या तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब जो वर्ग की जो आपकी भुजा है वो हमारे पास ए है, तो हमारे पास जो ये डायगोनल हो जाती है वो √2a हो जाती है। तो ये जो 8√3 है इसको आप √2a के बराबर कर लीजिए, या फिर डायगोनल में एक फार्मूला होता है स्क्वायर का मतलब आपके क्षेत्रफल निकालने का, d²/2। हम लोग यहाँ पे d²/2 करेंगे तो 8√3 का होल स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास 8 64 हो गया, गुणे 3 हो गया, बटे 2 कर देंगे तो यहाँ से 32 आ जाएगा, और 32 तो यहाँ आपके पास 96 हो जाता है। तो आपके पास एक आंसर ये हो गया। मतलब क्या है कि इस तरीके से कि जो स्क्वायर होता है एरिया का वो होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो बाकी आप क्या है, क्योंकि आपका क्या है कि डायगोनल जो होता है √2a होता है, तो यहाँ पे डायगोनल की डिस्टेंस हमारे पास 8√3 दे रखी है। तो √2a बराबर 8√3। उसके बाद क्या है कि a निकाल के आप क्या है कि a का स्क्वायर कर दीजिए, उससे आपका भी स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं। तो हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 16.75% अधिक है और उसका अंकित मूल्य पर जो छूट दी गई है वो हमारे पास 18.55% है, तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमारे पास अनुपात क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है MP/CP का। तो इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास होता है 100 + P बटे हमारे पास 100 - D। अगर यहाँ पे P की जगह हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारे पास प्रॉफिट 16.75 का हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट रख देंगे तो हमारे पास 116.75 आ जाएगा। और हमारे पास डिस्काउंट अगर हमारे पास 18.55 है तो 100 - D, या फिर कह सकते हैं 100 - 18.55। ठीक है, अगर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 में जब 18.55 यहाँ पे 55 है ये जाएगा, तो आपके पास जो आएगा MP और CP का जो रेशियो आपके पास आ जाएगा, ऊपर तो आपके पास 116.75 होगा और नीचे जो आपके पास आएगा 100 में 18 जाएंगे तो आपके पास 82, तो 81.45 जो है ये नीचे आपके पास बच जाएगा। बाकी 5 से काटेंगे ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब 5 से काट दीजिए, अगर 5 से काटेंगे तो आपके पास 5 दूनी 10 हो गया, हासिल आपका 1 बचा, 5 तेई 15 हो गया, हासिल 1 बचा, 5 तेई 15 5 25। तो हमारे पास क्या है कि देखिए 23-35 आपका MP आ गया, MP नीचे है तो यहाँ पे 23-35 ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी आपके दो ऑप्शन हट गए। अब नीचे अगर 5 से काटेंगे तो 5 16 5 80 होता है, तो 1 हासिल बचा, 5 दूनी 10 5 9 45। तो हमारे पास यहाँ पे MP और CP का रेशियो निकला 23-35 बटे 16-29, और हमारे पास CP और MP का रेशियो बताना है तो उल्ट जाएगा 16-29 23-35। ये हमारे पास C जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में चले तो अगला क्वेश्चन है, ए ने 36,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद, बताइए क्लियर है ना? ठीक है, देखिए ए ने 36,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया था। तो हमें बताना है बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच अंतर क्या है, ये हमें निकालना है। ये एक आपके पास कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप का बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। अगर यहाँ पे क्या है कि बताना है निवेश में, तो निवेश के लिए आपके पास जो फार्मूला इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाता है प्रॉफिट बटे टाइम। अब क्या है कि देखिए हमारे पास 3 लोग हैं, ए है, एक बी है, एक हमारे पास सी है, और इनके अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा प्रॉफिट बटे टाइम। और प्रॉफिट हमारे पास क्या है 1:4:5, तो इनका 1 है, इसका 4 है और इसका 5 है। और हमारे पास इसको क्या है कि टाइम से डिवाइड करेंगे तो पहला क्या है
कि देख ए ने 36,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, और क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी को शामिल किया, टोटल 1 वर्ष के बाद की जा रही। तो देखिए वर्ष के अंत में बी क्या है कि 4 महीने बाद शामिल हुआ, सी जो है 6 महीने बाद शामिल हुआ, तो ए जो है टोटल कितने 12 महीने के लिए काम कर रहा है, और जो बी है आपका 4 महीने बाद शामिल हुआ और टोटल 1 साल के लिए काम किया, तो बचे 8 महीने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट है। सी के बारे में बात की जाए तो सी जो है 6 महीने बाद आया, तो बाकी 6 महीने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और बाकी हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको 48 से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 48 से बच्चों का 48, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 छंग 48, चौक 24 हो गया, यहाँ पे आपके पास 6 48 8 5 40 हो गया, 6 48 8 5 40, ठीक है। हमारे पास जो दे रखा है कि ए ने 36,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया था, तो जो 4 की वैल्यू है वो हमारे पास 36,000 है। अगर 4 की वैल्यू 36,000 है तो 1 की वैल्यू हमारे पास 9,000 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू हमारे पास 9,000 है तो बी और सी द्वारा निवेश के बीच का अंतर जो हमारे पास यहाँ पे 16 यूनिट है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 गुणे 9,000, और 16 गुणे 9,000 हमारे पास कह सकते हैं 16 9 144, तो 1,44,000 जो है ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो ए जो है आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तुम्हारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि x रुपए की एक राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का जो अनुपात है 6:7 है, बी और सी के जो शेयरों का अनुपात है वो हमारे पास 3:2 है, ए और सी के शेयरों के बीच का अनुपात के बीच का जो मतलब ए और शेयरों के बीच का जो अंतर है वो दे रखा है 33.75। तो बताना है x का मान हमारे पास क्या होगा जो हमारे पास डिवाइड की जा रही है ए बी सी के बीच में। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ए बी और सी के बारे में दे रखा है कि क्या है कि ए और बी के बीच का जो अनुपात है वो हमारे पास 6:7 है, 6:7 है, और बी और सी के बारे में दे रखा है कि इनके बीच जो अनुपात हमारे पास 3:2 है। देखिए इसको हमको कंबाइन करना है रेशियो को। अब कैसे करते हैं, देखिए इसका एक आसान तरीका होता है कि यहाँ पे देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं लिखा है ना, तो जहाँ पे नहीं लिखा उसके जस्ट आगे जो लिखा है उसको आगे उतार लीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखा ना, तो देखिए इसको हम दोनों को हमको संतुलित करना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 3 से गुणा करिए, नीचे 7 से गुणा करिए, तब भी संतुलित हो जाएगा। या फिर ट्रिक होती है इसकी कि क्या है कि नीचे कुछ नहीं लिखा तो इसके सामने जो लिखा है उसको उतार लीजिए, और सी में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो उसके जो पास पीछे लिखा है उसको उतार लीजिए 7। अब क्या है कि डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 6 18 जो हो गया, 7 21 हो गया, और 7 दून 14। तो ये इनके ए और बी और सी के जो बीच x रुपए की राशि डिवाइड की जा रही है उसका रेशियो आ गया। अब हमारे पास दे रखा है ए और सी के बीच का जो अंतर है 33.75 है, तो ए और सी के बीच का अंतर हमारे पास कितना दिख रहा है 18 - 14 4 दिख रहा है, और इस 4 की वैल्यू हमारे पास 33.75 है। और हमें निकालनी कितनी है, हमें निकालनी है एक्स का मान, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास मतलब जो टोटल राशि हमारे पास वो हमारे पास हो जाएगी 8 4 12 1 13, ये तीनों का सम हमारे पास हो जाएगा 13, और 2 2 4 1 5, तो 53 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे 53 से गुणा कर देंगे, और अगर हम लोग यहाँ से काटेंगे तो देखेंगे 4 8 32 हो गया आपके पास, हासिल आया आपके पास 1, तो 4 चौक 16 हो गया आपके पास, हासिल आया 1, और हमारे पास 15 हो गया, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20। बड़ा लंबा जा रहा है वैसे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अब क्या है कि देखिए यहाँ पे आपके पास 53 गुणे 8.4375 इसकी गुणा करना है। देखिए पहले देखिए ऑप्शन तो बहुत दूर दूर हैं, तो पहले 8 से गुणा करते हैं। 8 3 24 हो गया, 8 5 40, 2 42 हो गया, तो 424 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। हमारे पास 424 से सभी ऑप्शन ज़्यादा हैं। अब क्या है कि इसमें 0.4 जोड़ दीजिए। अगर इसमें 0.4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, देखिए अगर 0.4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 3 12 हो गया, 0.4 जोड़ेंगे तो ये 4 दशमलव इधर आ जाएगा, 0.2 4 5 20 1 21। तो हमारे पास क्या है कि 4 1 5 2 2 4 445 के आसपास जो है आपके पास आंसर जाएगा, और 445 के आसपास हमारे पास ए जो है यही है 446.79। ठीक है, आगे आपके पास 0.375 गुणा करोगे तो बहुत ज़्यादा छोटे आगे जुड़ते जाएंगे, तो एक ही बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ए है ये आपका पास आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है, देखिए मैंने कैसे किया, पहले 8 से गुणा किया 424 आ गया, फिर मैंने क्या है कि इसमें 0.4 से गुणा करके ऐड कर दिया, तो लगभग 445 आ गया। तो इसी के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें तो अगला क्वेश्चन है 18 संख्याओं का औसत 32.5 है। यदि उनमें x औसत वाली 6 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो सभी संख्याओं का औसत 2 बढ़ जाता है। तुम्हें बताना है x का मान हमारे पास क्या है। देखिए 18 संख्याओं का औसत हमारे पास दे रखा है कितना है
32.5 है। अब इसमें क्या है कि उसमें x औसत वाली 6 संख्याएं, औसत हमें नहीं पता है, बता रखा है x, इसी का मान निकालना है। और कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं जोड़ दी जाती हैं तो सभी संख्याओं का औसत हमारे पास 2 बढ़ जाता है। अब 2 बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले हमारे पास औसत 32.5 था, अब 2 बढ़ गया है। तो 2 औसत हमारे पास टोटल, अब देखिए संख्याएं कितनी हो गई, पहले 18 थी, अब हमारे पास 6 और बढ़ गई, 24 संख्या हो गई। तो हमारे पास जो 2 की बढ़ोतरी हो रही है वो हमारे पास 2 की बढ़ोतरी कितने में हो रही है, 24 संख्याओं में हो रही है। मतलब 24 संख्याओं में 2 की बढ़ोतरी हो रही है। पहले क्योंकि हमारे पास 18 संख्याएं थी, अब संख्याएं और जुड़ गई हैं तो हमारे पास टोटल 2 की बढ़ोतरी हो जा रही है। और जो ये 2 की बढ़ोतरी हुई है टोटल 24 संख्याओं में, किसकी वजह से हुई है, जो हमारे पास 6 संख्याएं शामिल हुई हैं उसकी वजह से हुई है। हम लोग डेविएशन लगा रहे हैं, यहाँ पे जो 6 संख्याएं शामिल हुई है तो उनके बीच का जो है, अगर हम लोग क्या है कि 6 संख्याओं का औसत निकालेंगे जो अलग से शामिल हो रही हैं, तो हमें क्या है कि 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ से काटेंगे तो 24 हो गया, तो 4 दूनी 8, अगर 32.5 में 8 जोड़ देंगे तो 40.5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए 18 संख्याओं का औसत हमारे पास 32.5 दे रखा था। यदि उनमें से x औसत वाली 6 संख्याएं जोड़ी गई, ठीक है, तो सभी संख्याओं का औसत 2 बढ़ गया। अब 6 जोड़ने के बाद औसत 2 बढ़ रहा है, तो हमारे पास 2 किस में बढ़ रहा है, क्योंकि जो औसत होता है सभी में बराबर बराबर बढ़ता है। तो 18 6 24, 24 लोगों में 2 2 जो है बढ़ रहा है, तो टोटल 48 बढ़ रहा है। और जो 48 बढ़ रहा है ये 6 लोगों की वजह से बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास 6 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि 6 चौक मतलब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 जुड़ेगा, तो 32.5 आपका मतलब 40.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको दूसरी तरीके से करना है, एक ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 18 संख्याओं का औसत दे रखा है 32.5, ठीक है, और आगे दे रखे हैं उनमें से x औसत वाली 6 संख्याएं और जोड़ दी जाती हैं, तो हमारे पास 6 संख्याएं और जोड़ रहे हैं, उनका औसत हमारे पास x है। तो हमारे पास क्या है कि सभी संख्याओं का औसत 2 बढ़ जाता है। तो पहले 32.5 था, तो हमारे पास बढ़ के कितना हो गया, 34.5 हो गया। यहाँ से अगर हम 6 से काटें तो हमारे पास 36 18, 6 इक्के 6 हो गया। यहाँ से अगर अंतर लेंगे तो हमारे पास कितने का आ रहा है, अंतर हमारे पास 2 का आ रहा है। यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं हम लोग, तो 34 - 5 - 32.5, तो यहाँ से अंतर जो आ रहा है 2 आ रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी। अगर 3 की वैल्यू 6 है तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसको जोड़ते जाइए, तो आपके पास हो जाएगी x बराबर 34.5 प्लस में आप 6 जोड़ दीजिए 40.5, कहने का मतलब सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन है आंकड़ों 9 12 11 8 16 18 10 14 15 13 17 20, 2 24 की माध्यिका x है। यदि इसमें डेटा में 2 और 8 को क्रमशः 21 और 18 से बदल दिया जाए तो इस प्रकार डेटा की माध्यिका y हो जाती है। तुम्हें बताना है, पहले की माध्यिका x थी, लेकिन क्या है कि 2 और 8 को 21 और 18 से बदल दे तो माध्यिका y हो गई। हमें बताना है 3x - y का मान क्या है। तो क्या है कि माध्यिका निकालने के लिए सभी क्या है जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं इनको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो हमारे पास छोटे से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 दे रखी है, तो 2 हो गई। उससे बड़ी हमारे पास जो दे रखी है वो हमारे पास है 8 दे रखी है, शायद 8 है। उससे बड़ी हमारे पास 9 है। उससे बड़ी हमारे पास 10 है। 10 से बड़ी हमारे पास 11 है। 11 से बड़ी हमारे पास 12 है। 12 है। 12 है। 12 से बड़ी हमारे पास 13 है। 13 है। 14 है। 15 है। तो 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, और हमारे पास क्या है कि 16 17 18, 17 भी है 18 भी है। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, और हमारे पास 19 नहीं दिख रहा है, 20 है। फिर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक छूट रहा है, 14 छूट रहा है, 14 है। 24, आगे 24 आपके पास और आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल आपके पास 14 संख्याएं हो गई। तो 14 संख्याओं का मतलब है आप इसकी मीडियन निकालेंगे तो 14/2 हमारे पास 7 आई। तो 7 और 8 संख्याओं का मतलब 7वीं और 8वीं संख्या का जो औसत होगा वही आपकी मीडियन हो जाएगी। तो हमारे पास 7वीं संख्या कौन होगी, पहली दूसरी, ऐसे गिनते जाइए, एक पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं हो गई, 6वीं हो गई, 7वीं और 8वीं। 7वीं 8वीं का जो हमारे पास 13 और 14 का औसत हमारे पास आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि अगर 2 और मतलब 2 और 8 को, तो क्या है कि इसको हटा दें, और इसको हटाने के बाद पहले हमारे पास x का मान कितना आ गया, x का मान 13.5 आ गया, ध्यान रखना। और इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह आप 21 और 18 और ऐड कर दें, तो कहने का मतलब आप क्या है कि बड़ी संख्या ऐड कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या ऐड कर रहे हैं तो ये क्या है कि
आधे से ऊपर जाएंगी, ठीक है, हमारे पास जो मीडियन होगा बीच वाला होगा, तो ये क्या है कि ऊपर जाएंगी, तो हम लोग क्या है कि शुरू से गिनते हैं अब 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास जो एवरेज हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा, संख्याएं जो है इससे ऊपर वाली हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं है जो ऐड कर रहे हैं। अब हमारे पास जो वाई का मान इनके बीच आएगा, तो वाई का मान हमारे पास 15.5 हो जाएगा। अब आप इसमें पुट करिए, तो 3x हमारे पास क्या है 13.5, तो 3 गुणे 13.5 माइनस वाई हमारे पास 15.5, तो हम लोग जब करेंगे तो 13 39 एक 40.5 हो जाएगा, माइनस 15.5, तो 40 में 15.5 जाएंगे तो आपके पास 25 बचेगा, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो देखिए दे रखा है कि दो संख्याएं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेष फल क्रमशः R1 और R2 प्राप्त होते हैं। हमें बताना है R1 प्लस R2 का मान क्या है, ये देखिए दिखाना है, मतलब बताना है। तो हमारे पास दो संख्याएं पहली दे रखी है 5 की पावर 16, अब इससे डिवाइड किससे करना है, 6 से डिवाइड करना है। और एक दूसरी संख्या है 5 की पावर 25, इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है हमारे पास 6 से। अब देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 1, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 1। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 1। तो यहाँ पे अगर 6 माइनस 1 लिखेंगे तो क्या है, देखिए ये 6 से 6 कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ पे -1 की पावर जो है 16 बची, यहाँ पे बची -1 की पावर 25। तो देखिए -1 की पावर अगर आपके पास इवन है तो हमारे पास संख्या पॉजिटिव में आएगी, अगर -1 की पावर ऑड है तो संख्या निगेटिव में आएगी। तो यहाँ से आपके पास जो शेषफल बच रहा है रिमाइंडर 1 हमारे पास 1 बच रहा है, हमारे पास रिमाइंडर 2 जो बच रहा है वो -1 बच रहा है। और ये क्या है कि रिमाइंडर कभी भी हमारा निगेटिव में नहीं होता है, तो निगेटिव में नहीं होता, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले भी देख चुके हैं कि अगर इसको पॉजिटिव बनाना होता है तो जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे होते हैं उसमें इसमें ऐड कर देते हैं। तो हम लोग किससे भाग कर रहे थे, 6 से भाग कर रहे थे, तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसमें अगर 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास जो R2 आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब आप क्या है R1 भी पता है R2 भी पता है, इसमें रख दीजिए, तो हमारे पास 5 1 6 बटे R2 हमारे पास 5 है, 6 बटे 5 का मतलब डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें, तो अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 576 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। ये भी आगे कंडीशन है, ये ध्यान रखना है कि हमारे पास दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो लेस देन इक्वल लेस देन जो है 0 है, मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी है वो 0 से छोटा है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए 2 कॉमन कर लीजिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाता है। अब क्या, हाँ यहाँ पे हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, तो इसका स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 576 दे रखा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमारे पास 50 दे रखा है, तो 2 गुणे 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टोटल जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास 676 आ गया। अब 676 का अंडर रूल लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 26। तो यहाँ से आपके क्या है ए प्लस बी प्लस सी के मान जो है प्लस माइनस 26 दोनों पॉसिबल हैं, प्लस में भी आ सकता है माइनस में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है लेस देन 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वो वैल्यू लेनी है जो 0 से छोटी हो, 0 से छोटी होने का मतलब है निगेटिव, पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से आपके आंसर प्लस वाला नहीं हट जाएगा, और जो -26 है ये आंसर हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पे ए को मार्क करके चले जाएंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो है आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल एल एम एन में एल एम बराबर 5√2, एल एन बराबर 13 और कोण एल एम एन बराबर दे रखा है 135 डिग्री। एम एन की लंबाई हमें बताना है क्या होगी। तो हम लोग क्या है कि ट्रायंगल बनाते हैं, तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसका कुछ इस तरह बनेगा। ये आपके पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह बनेगा। एक बार फिर से बनाते हैं, ये कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ये आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन गया, इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि ट्रायंगल का जो है LMN साइड है, और LMN में दे रखा है कि जो आपके पास LMN, ये जो हमारे पास ये क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। क्या ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 डिग्री से कोई एक जो है आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो इसीलिए इस तरह बनेगा। तो ये हमारे पास 135 डिग्री दे रखा है, और आगे दे रखा है LM बराबर 5√2। तो ये हमारे पास 5√2 है। LN बराबर हमारे पास 13 दे रखा है, तो ये हमारे पास 13 हो गया। और हमारे पास MN मतलब हम लोग मान लेते हैं इसको x निकालना है। तो देखिए आप लोगों को फार्मूला होता है cos थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 135 डिग्री है, बराबर हो जाता है cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो a बराबर हमारे पास 5√2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बट्टे हमारे पास 2ab, 2ab मतलब 2 गुणे 5√2 गुणे x। ठीक है। अब यहाँ पे cos 135 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/√2 बराबर आपके पास 5 25 दूना 50 हो गया, प्लस का x स्क्वायर हो गया माइनस का 169 हो गया, बटे आपके पास क्या हो जाएगा, बटे आपके पास हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे 5√2 है, तो यहाँ पे आपके पास 10√2 आ जाएगा, और 10√2 x, और √2 से आपके पास ये √2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 10x जाएगा, तो माइनस का 10x इधर हो जाएगा, और आपके पास 169 में 50 जाएंगे तो आपके पास 119 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास ये प्लस का होगा, और ये आपके पास माइनस का 50 जाएंगे तो 119 हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है 17 सतह 119 होता है, 17 सतह 119 होता है। तो 17 और 7 में हमारे पास केवल एक ही संख्या दे रखी है 7, तो यही आंसर होनी चाहिए। आप वेरीफाई कर लीजिए, 7 सतह 49 प्लस यहाँ रखिए 70, तो 70 49 आपके पास 119 हो गया, वेरीफाई हो गया, तो डी वाला जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यदि px³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू, इसके जो गुणनखंड दे रखे हैं x+2 और x-2 रखे हैं, पूर्णतः उससे विभाज्य है, तो हमें p और q का मान बताना है कि ये हमारे पास कितना होगा। देखिए अगर कोई समीकरण का कोई मतलब फैक्टर दिया होता है, जैसे यहाँ पे x+2 और x-2 दे रखे हैं, तो क्या है कि x+2 और x-2, यहाँ पे जैसे x+2 और x-2 रखे हैं, तो यहाँ पे इसको अगर 0 रख देंगे तो यहाँ से x बराबर हमारे पास कितना आ गया, -2 आ गया, और यहाँ से इसको 0 रख देंगे तो x बराबर 2 आ गया। तो क्या है कि x के जो मान आए हैं, तो इस मान पे क्या है कि ये आपके पास जो समीकरण दे रखी है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसके मान यहाँ इसमें पुट करते हैं, जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास इसका जो सम है 0 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले x बराबर -2 रखते हैं, तो -p गुणे -2 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा -8p, प्लस -2 रख रहे हैं, माइनस का 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस q बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास -8p प्लस q जो है ये बराबर हमारे पास x की जगह रखे ही हैं, तो यहाँ पे -6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, -2, तो हमारे पास प्लस का 2 हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्या है, x बराबर 2 रखते हैं, तो अगर x बराबर 2 रखोगे तो 8p हो जाएगा, प्लस में आपके पास 4 हो जाएगा, प्लस में आपके पास 6 हो जाएगा, और प्लस में आपके पास q हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 0 हो जाएगा, तो 8p प्लस q आपके पास ये हो गया -10। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगर इन दोनों का सम कर लीजिए तो यहाँ पे आपके पास 2q जो है, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो 2q आ जाएगा -8, तो q बराबर हमारे पास -4 आ गया। अगर q -4 आ गया तो हमारे पास कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, a और b गया, हमारे पास c और d में आंसर होगा। तो q बराबर -4 अगर इसमें रखेंगे, तो अगर q बराबर -4 इसमें रख रहे हैं तो माइनस का 8p जो है ये हमारे पास कितना हो जा रहा है, माइनस का 8p जो है अगर q बराबर -4 होकर रखें तो 4 2 6 हो जा रहा है, तो p बराबर हमारे पास 3/4, वो भी माइनस का, तो -3/4 जो है बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, दो संख्याएं x और y का लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, उनके महत्तम समापवर्तक मतलब HCF का 204 गुना है। यदि उनका HCF 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो x प्लस y का मान कितना होगा हमें बताना है। देखिए दो संख्याएं हमारे पास कौन है, x है और दूसरी y है। हम मान लेते हैं, आप लोगों को पता होगा कि क्या है कि HCF में अगर कोई पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या, अगर उसका HCF h है तो हमारे पास ये हो जाती है HA, ये दूसरी HB हो जाती है, और जो हमारे पास HCF h ही होता है और LCM हो जाता है HAB। ठीक है, हम लोग इसी चीज़ का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट होगी, जैसे हमारे पास HCF 12 रेखा है तो x हमारे पास 12a हो गई और y हमारे पास 12b हो गई।
और क्या है कि इनके बीच का जो अंतर है वो हमारे पास दे रखा है 60 है। तो 12a माइनस 12b हमारा बराबर 60 है। तो यहाँ से a माइनस b जो है ये आपके पास 5 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 5 आ गया। और दे रखा है कि एलसीएम उनके महत्तम समापूर्तक का 204 गुना है। तो एलसीएम उनके महत्तम समापूर्तक, यहाँ से देखिए एक्स और वाई का एलसीएम कितना आएगा, तो है ये आपके पास आएगा एच एक्स वाई कह सकते हैं। तो एच हमारे पास 12 है, वो एक्स वाई हमारे पास की जगह ए बी है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 12 ए बी जो एलसीएम है ये पास हमारे पास हो जाएगा एच सी एफ का, मतलब एच सी एफ हमारे पास 12 का 204 गुना है। तो यहाँ से हमारे पास 12 से 12 कट गया, तो ए बी बराबर हमारे पास 204 आ गया। अब हमारे पास देखिए ए बी बराबर दे रखा है, ए माइनस बी बराबर दे रखा है। तो अब आप गेस करिए कि एक्स प्लस वाई के मान क्या हो सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा आप 204 के फैक्टर करिए। तो 204 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 12 के 12 हो गया और 12 सत्ते 84। तो यहाँ पे 17 गुणे 12 आ रहा है। ठीक है, इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं 17 गुणे 12। तो यहाँ पे 17 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव में 5 आ रहा है। तो यहाँ से कहने का मतलब ए जो है आपके पास 17 है, बी आपके पास 12 है। और क्या है कि हमारे पास तो यहाँ से अगर ए 17 है बी 12 है तो एक्स जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, एक्स हमारे पास हो जाएगा 12 गुणे 17। और जो वाई है हमारे पास, वाई हमारे पास हो जाएगा 12 गुणे 12। और इन्हीं दोनों का सम करके बताना है कितना होगा। तो यहाँ से 12 कॉमन हो जाएगा, तो 17 12 आपके पास 29 हो जाता है। तो और 12 गुणे 29 आपके पास कितना हो जाएगा, 12 नविया आपके पास होता है 108। तो यहाँ से लाए 10, 12 दूना 24, 10 आपके पास 34 हो गए। तो 348 जो है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके यहाँ से जितने मतलब अब तक के इस मॉक के जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस भी कर लिए। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी आप लोग इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।